जनगणना को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देश में अगले साल मतलब साल 2025 से जनगणना शुरू होगी, ये जानकारी मिल रही है और इस पे 1 साल का वक्त लगेगा। मतलब 2025 से जनगणना का काम शुरू होगा, 2026 तक जनगणना चलेगी। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं 2025 से लेकर 2026 तक जनगणना का काम चलेगा और जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन भी हो सकता है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरे होने की संभावना है। आप जानते हैं 2021 में कोरोना की वजह से जनगणना का काम टालना पड़ा था और अब जनगणना कराने की सरकार की तैयारी, जिसमें 2025 अगले साल से ये बताया जा रहा है कि जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद है, न्यूज रूम से विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद है। जरा पहले मनोज्ञा का रुख करते हैं और जानते हैं मनोज्ञा से पूरी खबर मिल क्या रही है। मनोज्ञा, सूत्र क्या बता रहे हैं? 1 साल का वक्त लगेगा, 2025 से 2026 तक जनगणना का काम, और वो जो जातिगत जनगणना की मांग की जा रही थी, तो वो कॉलम जाति वाला वो जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, इसको लेकर क्या खबर? देखिए, आमतौर पर रोमाना जनगणना में जितने सवाल किए जाते हैं वो सारे इस बार भी रखे जाएंगे। इसमें डिटेलिंग कितनी ज़्यादा होगी इसकी अभी कोई जानकारी नहीं आ रही, लेकिन एक बात साफ है कि 1 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत हो जानी है। ऐसे में अगर जनवरी से होनी है तो इसी वर्ष सारी परिसीमन के काम, यानी कि खास तौर से एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के काम इस साल खत्म हो जाने होंगे, जिसके आदेश दिए जा चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ये बखूबी जानती है कि 2011-2021 में जो काम होना था वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। 4 वर्ष की देरी हो चुकी है, 2025 से इसकी शुरुआत दोबारा होगी। तो ऐसे में क्या हर वर्ष 10 वर्ष का समय भी चेंज कर दिया जाएगा या समय सारणी बदल दी जाएगी, इस पर भी विचार किया जा रहा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जिसमें जाति, खास तौर से छोटी जातियां हैं, जिनकी संख्या कम है, जिनका मतलब है जिनकी संख्या कम है, जिन जातियों से संबंधित लोगों के उनके नाम, छोटी छोटी जातियों के नाम, उनके साथ साथ उनकी डिटेलिंग भी रखी जाएगी। हालांकि इसमें जिस तरह से विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना हो, उस पर अभी किसी भी तरह का ये कहें कि फैसला नहीं हुआ। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। विशाल पांडे का हम रुख करेंगे। विशाल, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से 2025 में जनगणना का काम शुरू होगा, 2026 तक चलेगा, 1 साल तक जनगणना, और उसके बाद फिर वो जो डेटा है उसको एक तरीके से सिंक्रोनाइज करके और फिर वो डेटा शेयर किया जाएगा। मतलब आंकड़े सामने आने में कितना समय लग जाएगा, और जब ये आंकड़े सामने आएंगे उसी के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन से लेकर वो महिला आरक्षण तक सब ये अटके हुए काम, इनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। विशाल पांडे, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही बहुत सारे फैसले आगे चलकर सरकार ले पाएगी और जनगणना की तैयारियां फिलहाल जारी है। हालांकि जनगणना करने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा, ये जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है, और 2025 में इसकी शुरुआत हो सकती है। हालांकि इस बार की जनगणना को काफी डिजिटल रखा जाएगा, यानी बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो कि काफी आसानी से सरकार इकट्ठा करेगी, ताकि उस आधार पर तमाम जो कार्यक्रम है उनको चलाया जा सके। लेकिन आपने जातिगत जनगणना को जो सवाल पूछा था, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, और ओबीसी का कॉलम इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि ये कुछ ऐसे नीतिगत फैसले हैं जो कि सरकार के स्तर पर लेने होंगे। और अगर ऐसे फैसले होते हैं तो जनगणना एक्ट में बदलाव भी करना होगा, जिसके लिए संसद में कानून लाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल जो सामान्य जनगणना जैसे 2011 में हुई थी, उसी आधार पर अगर हम 2025 की जनगणना को देखें तो उसकी तैयारियां महारजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ से लगभग पूरी बताई जा रही हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन जातिगत और जो अन्य जानकारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो इस जानकारी और स्पष्टता के लिए बहुत शुक्रिया विशाल पांडे, आपका भी, मनोज्ञा लोईवाल आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ रही हूँ। खबर अब महाराष्ट्र से है, जहां आज दिग्गज नामांकन करेंगे। दरअसल ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे अपना पर्चा आज भरने वाले हैं। बारामती में अजित पवार भी आज नामांकन करेंगे। उधर राज ठाकरे के बेटे पहली बार जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, अमित ठाकरे, उनका भी नामांकन आज है। इतना ही नहीं, बांद्राई से जिशान सिद्दीकी भी आज ही अपना पर्चा भरेंगे। जानकारी यह भी मिल रही है कि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक भी अपना पर्चा आज ही भरेंगी। तो ये कई दिग्गज हैं आज चुनाव मैदान में नामांकन दाखिल करने के लिए। शक्ति प्रदर्शन यहां पर कई दिग्गजों की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, अपना पर्चा आज दाखिल करेंगे। डेप्यूटी सीएम हैं
अजीत पवार वो भी अपना पर्चा बारामती में आज दाखिल करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब थाने से इस समय मौजूद है, मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। पहले जल्दी से वैभव का रुख करेंगे थाने, जहां पर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नामांकन दाखिल करना है। तैयारी क्या है? रोड शो के जरिए क्या पूरे शक्ति प्रदर्शन करते हुए निकलेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए एकनाथ शिंदे? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। थोड़ी ही समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने शुभदीप निवास स्थान से बाहर आएंगे और यहाँ से उनकी जो पुरानी शाखा है, शिवसेना की शाखा है, वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ से उनकी जो रैली शुरू होगी वो नामांकन तक भरने तक पूरी रैली यहाँ पे, पूरी भीड़ यहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन की तरह यहाँ पे मौजूद रहेगी। हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी का नामांकन भरने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है वो भी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं 12 बजे। तो ये एक प्रकार से थाना में पूरी तरह से महायुति का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे काफ़ी तगड़ी संख्या में कार्यकर्ता को मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। और दूसरी तरफ थाना शहर से देवेंद्र फडणवीस के सहकारी संजय केलकर है, उनका भी नामांकन यहाँ पे भरा जाएगा। तो पूरी तरह से भाजपा शिवसेना की ताकत यहाँ पे लगाई जाएगी। पूरी मुंबई की बात करेंगे तो पूरी मुंबई में करीबन डजन भर जो उम्मीदवार है वो अपने नामांकन भरने जा रहे हैं। जैसे अमित ठाकरे का आपने यहाँ पे नाम लिया, अमित ठाकरे के बाद वहाँ पे यूबीटी के कई डजन भर नेता है वो अपने नामांकन भरेंगे। सुनील प्रभु है, महेश सावंत है, वहाँ पे पूरी तरह से यूबीटी ने भी ताकत लगाई है। देखिए महाराष्ट्र में ये लड़ाई है एमवीए वर्सेस एनडीए की, और इसके बीच में आ रही है एमएनएस पार्टी जो राज ठाकरे की है। अभी जो माहिल का मसला यहाँ पे चल रहा है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वहां से 15 साल से सदा सरवणकर, उनको पीछे लेने के लिए वहां पे प्रेशर टैक्टिक्स कर रही है। बिल्कुल, लेकिन सदा सरवणकर तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है ना, उनकी तरफ से तो संकेत यही दिए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए आप हमारे साथ, मृत्युंजय भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी है कि महायुति में आज सीट बंटवारे का ऐलान संभव है। ये जानकारी मिल रही है, महायुति में सीट बंटवारे का ऐलान आज संभव है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मृत्युंजय इस समय हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से, अब तो कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो मतलब वक्त बचा भी नहीं है, और ऐसे में आज वो तमाम सीटें जिनको लेकर पेच फंसा हुआ था, क्लैरिटी आने वाली है सामने। मृत्युंजय, कुछ पता चल पा रहा है, फॉर्मूला क्या तय पाया गया है? देखिए रोमाना, फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, बस ये घोषित करना बाकी है, जनता के बीच में इसका ऐलान बाकी है। और आपको बता दें कि चूंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है, तो ये जो आखिरी लिस्ट आने वाली है वो आज रात को आने वाली है। आज रात को लिस्ट आएगी और कल नामांकन हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये खबर हमने पहले भी दर्शकों को बताई थी कि आखिरकार नामांकन में जो आखिरी दिन है उसके एक दिन पहले लिस्ट जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सीटों पर, जहां की सीटें अब तक ऐलान नहीं हुई है, इन सीटों पर खतरा बरकरार है कि यहां अगर समय से पहले कोई उम्मीदवार दे देंगे तो वहां कोई बागी खड़ा हो सकता है, बगावत हो सकती है, या फिर अगर उम्मीदवार एक पार्टी को दिया जाता है तो जो गठबंधन का दूसरा पार्टी का नेता है वो नाराज हो सकता है। और इसीलिए आज रात को ऐलान हो जाएगा। सभी सीटों का सहमति पूरी तरह से बन गई है। अब तो आज नामांकन भी हो रहा है। अब तक महायुति की बात करें तो 235 सीटों का ऐलान हो चुका है। बची हुई सीटों की आज रात को घोषणा हो जाएगी और कल नामांकन भी पूरा हो जाएगा। जो आखिरी फॉर्मूला समझ में आया है, बीजेपी 153 के आसपास चुनाव लड़ेगी, शिवसेना गुट 80 के आसपास चुनाव लड़ेगी और अजीत पवार लगभग 55 के आसपास चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन इसमें दिलचस्प बातें हैं जो हम दर्शकों को कई बार बता चुके हैं कि बहुत सी जगह ऐसी है सीटें जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार शिवसेना के सिंबल पर लड़ रहा है, शिवसेना के कुछ उम्मीदवार हैं बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में बड़ा विवाद था, लेकिन वहां से मुरजी पटेल जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनको शिवसेना से उम्मीदवार बना दिया गया है। इसी प्रकार से आपका इस तमाम जानकारी के लिए, वैभव परब का भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखिए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे को लेकर अब बड़ी खबर है। महायुति के बारे में तो आपको जानकारी दे रहे थे मृत्युंजय, लेकिन महाविकास अघाड़ी, वहां पर कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की तैयारी है। मुंबई की 6 सीटें जहां दोस्ताना मुकाबला होगा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और ये दोस्ताना मुकाबला किसमें हो रहा है? उद्धव गुट में और कांग्रेस में। उद्धव गुट और कांग्रेस आमने सामने आएंगे, जिसमें रामटेक और मिराज सीट पर दोस्ताना मुकाबला संभव है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की तैयारी।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, मतलब अब दोस्ताना मुकाबले की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो सीटें शिवसेना उद्धव गुट ने सीधे सीधे तो कांग्रेस को नहीं दी। बिल्कुल, और खास तौर पर मुंबई रीजन में, और इसको लेकर के आपको ध्यान होगा रोमाना कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने भी नाखुशी जाहिर की थी कि कांग्रेस की जो मजबूत सीटें हैं, मजबूत इलाके रहे हैं, वो सीटें सहयोगियों को दी जा रही हैं या दी जा सकती हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी नाराजगी जताई थी और बातचीत चल रही थी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच। उससे पहले ही बातचीत के दौरान ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई के कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। इस बात से कांग्रेस जो है वो नाराज भी हुई और शिवसेना से बातचीत की कोशिश हमारे सूत्रों के मुताबिक की जा रही है कि जो 5-6 सीटें हैं जिनके नाम हम बता रहे हैं दर्शकों को, इनमें से आप कुछ कांग्रेस के लिए छोड़ दीजिए, ये सारी कांग्रेस की सीटें हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो फिर इन सीटों पर कांग्रेस अपना सिंबल से उम्मीदवार उतार सकती है और फिर इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश साफ तौर पर बन रही है। और ये जो सीटें हैं ये मुंबई की वर्सोवा, बायकला, वडाला, घाटकोपर वेस्ट, बांद्रे ईस्ट, मुलुंड, ये 5-6 सीटें हैं जिनमें या तो सब पर या कुछ पर फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश है। और माना एक आखिरी बात जो आपने रामटेक और मिराज की सीटों का जिक्र किया, ये विदर्भ रीजन की सीटें हैं और इन सीटों पर कांग्रेस का पेच एनसीपी के साथ फंसा हुआ है। यहां पर कांग्रेस और एनसीपी के बीच दोस्ताना मुकाबला देखने को मिल सकता है। मराठवाड़ा की भी 1-2 सीटें हमारे सूत्र बता रहे हैं जहां पर एनसीपी के साथ बातचीत फंसी हुई है। तो तकरीबन दिख रहा है कि 2 अंकों में 10 के करीब में ऐसी सीटें हैं जहां पर दोस्ताना मुकाबले के आसार हैं। देखना यही है कि इनमें से कितनों पर दोस्ताना मुकाबला होता है। और एक सीट पर तो बाकायदा शिवसेना ने भी उम्मीदवार उतार दिया है और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मुंबई रीजन जहां दोस्ताना मुकाबला होने के आसार कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच, और वहीं दूसरी तरफ विदर्भ में दोस्ताना मुकाबला कांग्रेस और एनसीपी के बीच हो सकता है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। वडोदरा में पीएम मोदी स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ रोड शो के बाद संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C295 विमान के निर्माण के लिए जो प्लांट है उसका उद्घाटन आज पीएम ने किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वडोदरा, जहां TSL परिसर में C295 विमान के निर्माण के लिए जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बना है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी प्रधानमंत्री के साथ। आपको बता दें ये जो C295 प्रोग्राम है इसके लिए कुल 56 विमान इस प्रोग्राम के तहत बनेंगे। इनमें से 16 विमानों की जो आपूर्ति है वो सीधे स्पेन से की जाएगी और बाकी बचे 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। और इसी के साथ ये भारत स्पेन की दोस्ती का एक नया अध्याय। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां लखनऊ पुलिस की हिरासत में युवक की मौत मामले पर बड़ी खबर यह है कि मोहित पांडे के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। चिन्हट पुलिस स्टेशन में मोहित पांडे की मौत हुई थी और अब पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तस्वीर आपके सामने। परिवार की तरफ से पुलिस वालों पर आरोप लगाया गया था ज्यादती करने का मोहित पांडे के साथ। अब पीड़ित परिवार के साथ योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और उसकी ये तस्वीर आपके सामने। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। लखनऊ पुलिस हिरासत में युवक की मौत को लेकर बड़ी खबर ये मिल रही है कि मृतक युवक मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख रुपए योगी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। योगी सरकार ने एक घर और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी परिवार तक पहुंचाने की बात कही है। साथ ही मोहित पांडे के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। मोहित पांडे के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। चिन्हट में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत हुई और इसके बाद परिवार की तरफ से सीधे कटघरे में पुलिस वालों को खड़ा किया गया था, क्योंकि पुलिस हिरासत में ही मोहित पांडे की मौत हुई थी। अब योगी आदित्यनाथ ने मृतक मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की है और परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा, साथ ही घर और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने से लेकर मोहित पांडे के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा देने तक का फैसला लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं विवेक से, परिवार
खासा नाराज था मोहित पांडे की मौत के बाद से, जिस तरीके से पुलिस हिरासत में उनकी मौत हुई थी। और अब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद, उनसे आश्वासन के बाद परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है विवेक? देखिए, फिलहाल सीएम से मुलाकात के बाद परिवार अभी संतुष्ट दिख रहा है, क्योंकि परिवार की कल बार बार यही गुहार थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हर बात पर न्याय करते हैं, उनके यहाँ कैसे इस तरीके की चीजें हो गई और कैसे पुलिस अभिरक्षा में किसी की मौत कैसे हो जाती है। हालांकि जो स्थानीय विधायक हैं योगेश शुक्ला, वो आज सुबह जो परिवार है उसको लेकर के पहुंचे थे, जिसमें मोहित की पत्नी, मोहित के तीनों बच्चे और मोहित की मां, ये मां के स्थानीय विधायक के साथ सीएम से मिलने गए थे। सीएम ने मिलकर इनको सबसे पहले चीज का आश्वासन ये दिया कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अगर पुलिस दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं परिवार चूंकि आर्थिक तौर पर काफी कमजोर है, मोहित अपने परिवार में काम करता था, इस लिहाज से आर्थिक मदद भी की गई है। 5 लाख रुपए मां के नाम और 5 लाख रुपए पत्नी के नाम देने की बात कही गई है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा को लेकर सीएम ने आश्वस्त किया है कि तीनों बच्चों की शिक्षा जो है वो सरकार मुहैया कराएगी, सरकार इन तीनों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाएगी। वहीं इनको एक सरकारी आवास भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जो सरकारी योजनाएं, जिसमें आयुष्मान योजना समेत जो तमाम योजनाएं हैं, वो सभी योजनाओं का लाभ भी पूरे परिवार को दिया जाएगा। इस बात का आश्वासन सीएम ने जो फैमिली है उनको दिया है। फिलहाल क्योंकि ये शुक्रवार रात की घटना है और शनिवार शाम से जो प्रदर्शन था उसको हमने देखा था, फिर कल रविवार को किस तरीके से जब लाश आई उसके बाद कैसे जो फैमिली के लोग थे उन्होंने किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं परिवार में रोष काफी ज्यादा था। पर अब फिलहाल सीएम से मुलाकात के बाद फिलहाल जो परिवार है वो संतुष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस तमाम जानकारी के। दिल्ली में कारोबारी के घर फायरिंग की वजह से हड़कंप मच गया है। दरअसल बम्बीहा गैंग के शूटर्स बताए जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली में कारोबारी के घर पर कई राउंड फायरिंग की है। ये जो वारदात है वो रानीबाग इलाके में हुई है। रानीबाग इलाके में एक कारोबारी के घर पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाश थे और इन बाइक सवार बदमाशों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की है। पुलिस को मौके से एक पर्ची भी बरामद हुई है और पर्ची में बम्बीहा गैंग के बदमाशों के नाम लिखे हुए हैं। इसीलिए जो शक की सुई है वो बम्बीहा गैंग की तरफ घूमती हुई नजर आ रही है। तो एक व्यापारी के घर पर ये कई राउंड की फायरिंग दिल्ली के रानीबाग इलाके में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं वरुण से ये वारदात कब अंजाम दी गई और अभी तक पुलिस की जांच में क्या तस्वीर साफ हो रही है। वरुण, देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली में अब बम्बीहा गैंग की भी एंट्री होते हुए दिख रही है। ये रावेल्दी गैंग है, मैं आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और इसी रावेल्दी के चलते सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हुई थी और इसी बम्बीहा गैंग की तरफ से रानीबाग के एक बिजनेसमैन के घर के बाहर हवाई फायरिंग की गई है। 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई है। 2 मोटरसाइकिल पर बदमाश आए थे और उसके बाद बकायदा घर के बाहर एक पर्ची भी छोड़कर गए हैं जिसमें कौशल चौधरी और एक दूसरे इसी गैंग से जुड़े बदमाश का नाम लिखा हुआ है। और फिलहाल अभी तक रैंसम कॉल नहीं आई है, लेकिन पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। आप देख रहे हैं लगातार दिल्ली के अंदर किस तरीके से जो बड़े बिजनेसमैन है उनसे लगातार एक्सटॉर्शन चल रही है, इसी तरीके से हवाई फायरिंग हो रही है। अब तक लॉरेंस से जुड़े गैंग और उनसे गैंगस्टर्स ये हवाई फायरिंग कर रहे थे और अब बम्बीहा गैंग की तरफ से भी ये फायरिंग की गई है और करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई है बिजनेसमैन के घर के बाहर। तो ये वारदात कब अंजाम दी गई वरुण? देखिए, शनिवार दोपहर की ये वारदात है। जिस समय बिजनेसमैन अपने घर पर ही थे तभी दोपहर में मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाश वहां पर आते हैं। घर के बाहर 6 से 7 राउंड फायरिंग करते हैं, 7 खाली खोखे और एक लाइव कार्ट्रेज भी जो घर के बाहर से पुलिस को बरामद हुआ। उसके बाद पर्ची फेंककर जो बदमाश है फरार हो जाते हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पर्ची बरामद की, इसमें बम्बीहा गैंग का नाम लिखा हुआ था, उनकी तरफ से जिम्मेदारी ली गई है। और ये जो कारोबारी है जिनके घर के बाहर इस तरीके से कई राउंड फायरिंग हुई है जिस पर बम्बीहा गैंग की ओर शक की सुई घूम रही है, क्योंकि वहां पर पर्ची में बम्बीहा गैंग के लोगों के नाम लिखे हुए थे। ये कारोबारी कौन है, किस तरीके का इनका कारोबार है? क्या पहले भी इन्हें किसी तरीके की धमकियां मिल रही थी? क्या बताया इन्होंने पुलिस को? देखिए, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इनका अपना प्राइवेट कोई शॉप है, अपना बिजनेस है। किस तरह का बिजनेस है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन काफी पॉश इलाका है रानीबाग का ये, जहां पर इस तरीके से हवाई फायरिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं बम्बीहा गैंग के ऊपर ही जो शक है पुलिस का वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इससे पहले लॉरेंस गैंग की तरफ से लगातार कई बिजनेसमैन को एक्सटॉर्शन कॉल की गई, इस तरीके से हवाई फायरिंग की गई, अब बम्बीहा गैंग भी एक्टिव होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी सरदर्द पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया वरुण जैन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है, सूरज
सूरजपुर। यहां डबल मर्डर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जो मुख्य आरोपी है कुलदीप साहू, उसके घर पर और उसके गोदाम पर बुलडोजर चल रहा है। पुराना बाजार में स्थित मकान पर बुलडोजर वाला एक्शन। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, उसी के पुराना बाजार में जो मकान है वहां देखिए कैसे ये बुलडोजर वाला एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आरोप है ये मकान अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाया गया था। आपको बता दें 14 अक्टूबर को हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई थी। आरोप कुलदीप और उसके साथियों पर लगा था इस हत्या का। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन्हीं में से एक आरोपी कुलदीप साहू जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, और उसी मुख्य आरोपी के पुराना बाजार इलाके में जो मकान है वहां पर ये बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। कुलदीप साहू का न सिर्फ मकान बल्कि गोदाम पर भी बुलडोजर चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जेपी त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जेपी बताइए जरा विस्तार से किस तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन मकान से लेकर गोदाम तक मुख्य आरोपी के देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, सूरजपुर में जिस तरह से 14 अक्टूबर को हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की दर्दनाक हत्या हुई थी, उसके बाद लगातार जो है प्रशासन चाह रहा था कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोग भी चाह रहे थे कि जिस तरह से दर्दनाक हत्या हुई है उस पर जो है सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब घटना के इतने दिनों बाद जो है प्रशासन जागा है। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। जो आरोपी कुलदीप साहू है, कुलदीप साहू के मकान और गोदाम पे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन का ये कहना है कि ये शासकीय भूमि में अवैध रूप से किया था, इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है इस पे। और फिलहाल जो है पुलिस ने उसी वक्त घटना के 2 दिन बाद ही जो है आरोपी कुलदीप शर्मा और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये माना जा रहा है कि कुलदीप जो साहू है उसके घर पे कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जो है जो उसके साथी हैं उनके घरों पर भी या फिर उनके संस्थानों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं न कहीं जिस तरह ये देखा जाता था कि जो आरोपी हैं, आरोपी घटना करके फरार हो जाते हैं, आरोपियों के मन में पुलिस प्रशासन का डर नहीं रहता, तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां सियासी पोस्टर लगे और वो पोस्टर अब सुर्खियों में। दरअसल ये जो पोस्टर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, निषाद पार्टी के एक नेता की ओर से लगवाए गए हैं और इसमें लिखा हुआ है 27 का नारा, निषाद है सहारा। इस पोस्टर को निषाद पार्टी के नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा लगवाया गया है और पोस्टर के जरिए निषाद पार्टी की ओर से निषाद वोट बैंक की ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टर को समाजवादी पार्टी कार्यालय, बीजेपी कार्यालय के अलावा सीएम आवास, राजभवन समेत कई जगहों पर लगाया गया है। इससे पहले निषाद पार्टी की ओर से एक और पोस्टर लगाया गया था जिसमें उन्हें 27 का खेवनहार बताया गया था और अब 27 का नारा, निषाद है सहारा, इसके जरिए सियासी ताकत, निषाद वोट के जरिए संजय निषाद बताने की कोशिश की गई। खबर बिहार, जहां पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। अमन साहू गैंग ने पप्पू यादव को धमकी दे डाली है। पप्पू यादव को सोशल मीडिया के जरिए ये धमकी जो अमन साहू गैंग ने दी है। आप जानते हैं पूर्णिया से निर्दलीय के तौर पर लोकसभा चुनाव जीता पप्पू यादव ने और सांसद पप्पू यादव को अमन साहू गैंग से अब धमकी मिल रही है। सोशल मीडिया पर बाकायदा अमन साहू गैंग ने पप्पू यादव को धमकी दी। पूरा मामला क्या है, धमकी में पप्पू यादव को क्या कहा जा रहा है, इस तरीके के तमाम सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद होंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर बड़ी है क्योंकि पप्पू यादव को सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी जा रही है।